नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। रीट ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड एंड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज मैं रीट 2012 के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। आज का जो प्रश्न है रीट 2012 का, वह पहला प्रश्न है कि किस महासागर में मैरियाना गर्त स्थित है। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो रीट 2012 में पूछा गया। तो इसका सही जो आंसर है वह है आपके प्रशांत महासागर। कि प्रशांत महासागर जो है यहाँ पर आपके विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त स्थित है। और ये प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो 16.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मित्रों, मैरियाना जो गर्त है इसे आप चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसकी खोज 1956 में रूस के जहाज वित्याज के द्वारा की गई। इसकी गहराई 11,022 मीटर या 11,033 मीटर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है। ये भी रीट 2012 का महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। तो इसका सही विकल्प रहा है एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप ये भी जानते हैं कि एशिया हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ उदित सूर्य होता है। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जो महाद्वीप है वह ऑस्ट्रेलिया है और इसे हम प्यासी भूमि का महादेश या लैंड ऑफ फिलिस कहते हैं। ये आपके इस प्रश्न का क्या है जवाब है और ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पृथ्वी के परिमंडल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी के परिमंडल नहीं है, तो यहाँ 4 जो विकल्प दिए थे उनमें ओजोन मंडल है। क्योंकि वहाँ दिया हुआ था एक तो वायुमंडल विकल्प में था, एक आपके जैव मंडल था और एक परिमंडल था। तो उसमें जो है ओजोन मंडल जो है ये पृथ्वी के परिमंडल में नहीं है। ओजोन कोई मंडल भी नहीं है, ये गैस की एक परत है जो कि समताप मंडल में 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यह परावैंगनिक किरणों को धरातल पर आने से क्या करती है, रोकती है। और आप जानते हैं प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संगमरमर एक उदाहरण है। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो संगमरमर हमेशा कायांतित चट्टानों का एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। संगमरमर का जो मूल रूप है वो चूना पत्थर होता है, अवसादी चट्टानों में होता है। जब चूना पत्थर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है तो कायांतित चट्टानों का स्वरूप बनता है। पहले ये डोलोमाइट बनता है और फिर ये क्या बनता है, संगमरमर बनता है। और आप भी जानते हैं कायांतित चट्टानें जो हैं आपके आग्नेय और अवसादी चट्टानों से क्या होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन इनकी संरचना परत के रूप में होती है और चोट मारने पर बिखर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। तो जब भी अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया साथ पूछी जाए तो इसे हम अनाक्षादन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डेनुडेशन कहते हैं। अपक्षय तो वह प्रक्रिया होती है जब जल ताप की क्रिया एक साथ होती है तो एक ही स्थानों पर चट्टानें टूट फूट जाती हैं, जिसे अपक्षय कहते हैं। अपर्दन में जल और वायु के द्वारा चट्टानों को बलपूर्वक तोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाते हैं, तो उसे हम अपर्दन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है। तो वहाँ विकल्प में आपके दिए थे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और अभ्रक। तो अभ्रक जो है ये धात्विक खनिज नहीं है। अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। ये वे खनिज होते हैं जिनकी संरचना परत के रूप में होती है और चोट मारने पर बिखर जाते हैं। इन खनिजों में जिप्सम, फेल्सपार, फ्लोराइड आदि आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कोई धात्विक खनिज नहीं होता। कौन? अभ्रक नहीं होता। और इनकी संरचना भी हमेशा परत के रूप में होती है और चोट मारने पर बिखर जाते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा यहाँ विकल्प दिए चारों। एक तरफ है संसाधनों के प्रकार और दूसरी तरफ है उदाहरण। पहला विकल्प है अनवीकरणीय और प्राकृतिक गैस। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन और जल, जैव संसाधन और वन, और सर्वव्यापक संसाधन और तांबा। तो सर्वव्यापक संसाधन और तांबा यहाँ पर सुमेलित नहीं है क्योंकि तांबा एक खनिज है। ये सर्वव्यापी रूप से नहीं मिलता, किसी स्थान विशेष पर मिलता है। जैसे कि दुनिया में सबसे अधिक तांबा चिली देश में मिलता है और चिली को हम तांबे का देश भी कहते हैं। ऐसे ही विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जो है वो आपके यूएसए में है। तो इस तरह अब बताइएगा आपको सर्वव्यापक कहाँ हुआ, जबकि प्राकृतिक गैस, जल, वन ये आपके सर्वव्यापक होते हैं जो सार्वभौमिक दृष्टि से पूरी दुनिया में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है।
तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध संसाधनों के संरक्षण से होता है कि जितना संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा उतना ही सतत पोषणीय क्या होगा, विकास होगा और नियमित रूप से इनका क्या होगा, उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह वन्य जीवों के कम होने का प्रमुख कारण है। ये चारों विकल्प हैं: प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बांधों का निर्माण, बाढ़ और नगरीकरण। तो आप जानते हैं कि वन्य जीवों का जो कम होने का जो प्रमुख कारण रहा है वो नगरीकरण रहा है कि जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है तो उससे जंगल या वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं क्योंकि लोग आवास बना रहे हैं। आवासीय क्षेत्र जब अपने मानव जो अपने आवासीय क्षेत्र निर्मित कर रहा है तो वन्य जीवों के जो आवासीय क्षेत्र जंगलों में होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। और यहाँ तक कई वन्य जीवों की ऐसी प्रजातियाँ हैं जो दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही हैं मित्रों। क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही हैं। और ऐसी जो प्रजातियाँ उनको अब रेड डाटा बुक में रखा जा रहा है। लाल पुस्तिका जो आंकड़ा बुक होती है या लाल आंकड़ा पुस्तिका बुक होती है उसमें इन्हें रखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह है आपके विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है। तो वहाँ विकल्प थे शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ऐसे ये विकल्प थे। तो हमेशा ध्यान में रखना कि मानसूनी जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित होती है। अब आप ये कहोगे साहब ये गहन निर्वाह क्या है, ये तो आप बताइएगा। तो गहन निर्वाह कृषि क्या होती है कि जहाँ जनसंख्या अधिक निवास करे, जहाँ जनसंख्या अधिक निवास करे और उसके अनुसार कृषि कार्य किया जाता है। तो बड़े स्तर पर जब ऐसा कृषि कार्य किया जाता है तो उसे गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की बात करो तो आप देखिएगा दक्षिण पूर्वी एशियाई जो महाद्वीप के जो देश हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और उनकी आपूर्ति के लिए यहाँ अधिकाधिक कृषि कार्य किया जाता है। और अधिक जनघनत्व वाले देश भी आपके देखिएगा सिंगापुर है, बांग्लादेश है, स्वयं भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, ये अधिक जनघनत्व वाले देश हैं। तो यहाँ पर आपके जो है इस प्रकार की गहन निर्वाह कृषि अधिक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। तो ये पामीर का पठार इसका सही विकल्प है। आप जानते हैं पामीर का जो पठार है वह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी औसत ऊंचाई 5000 से 6000 मीटर मानी जाती है और इसे विश्व की छत कहते हैं। ये पामीर का पठार तजाकिस्तान देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तजाकिस्तान देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं। तो भारत में काल वैसाखी हवाएं पश्चिम बंगाल में चलती हैं। काल वैसाखी मार्च और अप्रैल माह में होने वाली वर्षा है। ये पश्चिम बंगाल राज्य में होती है और काल वैसाखी के होने पर पश्चिम बंगाल में चावल की कृषि को अधिक नुकसान पहुंचता है। किसकी कृषि को? चावल की कृषि को अधिक नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है। तो याक पशु जो है भारत में लद्दाख में मिलता है और इसका सबसे बड़ा केंद्र भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है जहां पर आपके पहाड़ी बैल मिलते हैं या याक मिलते हैं। वह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान भी है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है। तो भारत में ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई स्थित है। आप जानते हैं कि भारत में एंटीबायोटिक दवाई जो है बड़े स्तर पर उत्पादित की जाती है और अभी कोरोना काल में हाइड्रोक्लोरोक्विन भी एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है। इनका सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। भारत में आंध्र प्रदेश में आपके एंटीबायोटिक दवाइयों की कंपनियां बहुत अधिक हैं, गुजरात में बहुत अधिक हैं, महाराष्ट्र में अधिक हैं और इसका उत्तर भारत में बड़ा केंद्र उत्तराखंड है और उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवाई बनाने वाली कंपनियां अधिक हैं। तो ऋषिकेश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है कि जो उपभोक्ता होता है उसके साथ कई बार धोखाधड़ी हो जाती है। कई बार कंपनियां जो है फर्जी सामान या उचित दाम के सामान नहीं देती हैं या कहीं किसी प्रकार की फ्रॉडबाजी जो होती है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। और 1986 में इससे प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके कार्यकाल में इसे प्रारंभ किया गया, उनके अनुशंसा पर इसे लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। चारों विकल्प में वर्षा में सहायक,
जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, जल विभाजक का कार्य करता है, परिवहन के लिए अवरोधक। देखो अरावली परिवहन के लिए कहीं अवरोधक है ही नहीं है, क्योंकि दर्रे बनाकर परिवहन के साधन चल रहे हैं। जल विद्युत उत्पादन वहाँ होता ही है, ये भी सही है। वर्षा में भी अरावली सहायक है, वहाँ बड़े बड़े जो हैं आपके वन क्षेत्र है, इसके कारण अधिक वर्षा होती है। लेकिन अरावली जो है वर्षा में भी कोई ऐसे सहायक नहीं मान सकते। उत्पादन कहाँ होता है ये आप जानते हैं। तो ये जो है जल विभाजक का कार्य करती है। आप राजस्थान में देखिएगा, बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियाँ और अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ, तो दोनों तरफ ये जो है एक डिवाइडिंग रेंज की तरह काम करती है और जल विभाजन का कार्य करती है। कौन? अरावली करती है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वह आपके निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो वर्षा जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि है वह है टाँका। टाँका जो है हमारे प्राचीनतम समय से प्रचलित है। जब हम पहाड़ों पर या ऊंचाई वाले केंद्रों पर पक्के मजबूत जल संग्रहण के जो केंद्र बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टाँका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो राजस्थान में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र 12 जिले में स्थित है। यह 2010 से संचालित है और इसकी उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट है। यहाँ विद्युत उत्पादन कोयले से किया जाता है। इस विद्युत उत्पादन केंद्र पर 6 इकाई विद्युत उत्पादन करने वाली स्थित हैं। कितनी इकाई स्थित है? 6 इकाइयाँ स्थित है और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 2320 मेगावाट है और ये 2010 से संचालित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ चारों विकल्प दिए हैं। उद्योग और स्थान ये पूछ रहा है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर बिल्कुल है, विद्युत जो वितरण कंपनी है वो जयपुर में है, सीमेंट का जो है वो मोडक में है, बिल्कुल कोटा में है, वहाँ पर सीमेंट का बड़ा कारखाना है आपके बिरला का, और बॉल वियरिंग अलवर, तो बॉल वियरिंग का कार्य जयपुर में होता है, अलवर में नहीं होता। तो इसका सही भी जो विकल्प है कि सुमेलित नहीं है, तो बॉल वियरिंग अलवर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वह आपके राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। तो यह चारों विकल्प हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा, जयपुर, दौसा और टोंक। अब देखिएगा कि अभ्रक उत्पादक जो ज़िले हैं उनमें पहले नंबर पर तो अभ्रक उत्पादन करने वाला ज़िला भीलवाड़ा है और राजस्थान में अभ्रक की ईंट भी भीलवाड़ा में बनती है। उसके बाद के जो बड़े केंद्र हैं उनमें जयपुर, दौसा, टोंक, इन तीनों ज़िलों में भी अभ्रक मिलता है। तो ये अभ्रक उत्पादन करने वाले ज़िले हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ कोटा में नहीं मिलता, उदयपुर राजसमंद में भी नहीं मिलता, अजमेर में भी नहीं मिलता, भीलवाड़ा जयपुर में तो मिलता है। तो यहाँ जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा जयपुर, दौसा और टोंक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा और आप जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हो कि आप मेरा पूरा सहयोग करोगे और इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। अब 2011 जो रीट हुआ है उसके प्रश्न लेकर मैं आपको आऊँगा। फिर इसकी अगली कड़ी में फिर ग्रेड सेकंड में जो प्रश्न आए उन पर हम चर्चा करेंगे और उनको मैं आपको उचित प्रकार से विश्लेषित करूंगा। आप इसका लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसका मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां पर आप इस टेलीग्राम चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से इसका लिंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।